नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 से अफेक्टेड दुनिया भर के मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं। बहुत टाइम से बंद पड़ी इंडस्ट्रीज रीओपन होने से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई है। और क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज होने से कोल की डिमांड भी सडनली इंक्रीज हो गई है। लेकिन सप्लाई इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो पाई है, जिसका एक मेन रीज़न ये है कि कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना में कोल की सप्लाई पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं और इस वजह से कोल का आउटपुट बहुत कम हो गया है। अब चाइना एक बड़ा मार्केट होने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और कोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से सप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है। चाइना में डोमेस्टिक सप्लाई कम होने की वजह से चाइना अपनी कोल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाकी कंट्रीज से कोल इंपोर्ट कर रहा है। जहां बाकी कंट्रीज में कोल की डिमांड ऑलरेडी हाई है, वहां चाइना से ये एडिशनल डिमांड आने की वजह से डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा मिसमैच आ गया है। अब इसका इम्पैक्ट कोल की प्राइस में भी देखने को मिला है पिछले 6 महीनों में। दोस्तों, मार्च से सितंबर के बीच कोल की प्राइस 200% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब कोल की प्राइस इंक्रीज होने से इंडिया और इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? इंडियन पावर कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इंपोर्ट प्राइस बढ़ने की वजह से जो कंपनी बाहर से कोल इंपोर्ट कर रही थी, उन्होंने अपना इंपोर्ट कम करके डोमेस्टिक कंपनीज से कोल की डिमांड की है। अब क्योंकि इंडिया में 80% से ज़्यादा कोल इंडिया प्रोड्यूस करती है, इस वजह से कोल इंडिया को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पावर कंपनीज के पास कोल की शॉर्टेज की वजह से कोल इंडिया को दो तरह से फ़ायदा हो सकता है। पहला है, कोल इंडिया कोल का प्रोडक्शन बढ़ा के ज़्यादा कोल सप्लाई कर सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। और दूसरा है, नई डिमांड पे हायर ई ऑक्शन प्राइस मिलने की वजह से। ई ऑक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन करके कोल बेचना। टोटल सप्लाई का लगभग 15% ई ऑक्शन के थ्रू सप्लाई होता है, जिस पे कोल इंडिया को हायर प्राइस मिलेगा क्योंकि ई ऑक्शन का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से लिंक होता है और इंटरनेशनली कोल का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है। ये बेनिफिट कोल इंडिया के अप्रैल से सितंबर के नंबर्स में भी देखने को मिला है। इन 6 महीनों में कोल इंडिया ने 308 मिलियन टन कोल सप्लाई किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 21% ज़्यादा है। दोस्तों, कोल इंडिया को फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोल इंडिया की मैक्सिमम सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसपे कोल इंडिया अचानक से प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट कंट्रोल के बाद भी कोल इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? इन 3 रीज़न की वजह से कोल इंडिया एक लो रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल वाला इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के अच्छे कैश रिजर्व, 10x से कम का पीई रेशियो और हाई डिविडेंड यील्ड। 2020 में कोल इंडिया ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछले 5 सालों में कोल इंडिया का डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% से भी ज़्यादा का है और आगे भी ये पे आउट ऐसा ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी 2021 की तरह 16 रुपये का डिविडेंड मिलता है और कोई इस शेयर में 200 रुपये पे भी इन्वेस्ट करता है, तो उसे 8% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। जहां एक तरफ एफडी के रेट इतना नीचे जा चुका है, वहां दूसरी तरफ 8% का डिविडेंड यील्ड एक अच्छा और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगता है। और इसके साथ साथ इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस के डाउन साइड को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, पिछले साल के कंपैरिजन में कोल की डिमांड में इंक्रीज, प्रोडक्शन में इंक्रीज और कोल प्राइस में इंक्रीज के चलते अगर प्रॉफिट बढ़ता है और डिविडेंड 16 रुपये से ज़्यादा भी मिलता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कोल इंडिया को होने वाले इस एक्सपेक्टेड बेनिफिट का इम्पैक्ट रिसेंट शेयर होल्डिंग में भी देखने को मिला है। जून से सितंबर के बीच में एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है शेयर में। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 2 नए म्यूचुअल फंड और 1 नए फॉरेन इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है इस शेयर में। दोस्तों, कोल की डिमांड में इंक्रीज, हाई ई ऑक्शन प्राइस, हाई डिविडेंड यील्ड और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के चलते कोल इंडिया इस प्राइस पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लग रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली तो ये कि कोल इंडिया का फोकस अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को कोल सप्लाई करने पे है, जिसकी वजह से उसे कुछ समय तक हाई ई ऑक्शन प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिचुएशन टेम्पररी है और बहुत जल्दी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोल इंडिया ने पिछले 2 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और इतने अच्छे रिटर्न के बाद प्राइस में करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्राइस में एक करेक्शन आ सकता है। और इन 2 रीजंस का इम्पैक्ट कोल इंडिया के शेयर प्राइस पे पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी देखने को मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म में पूरे वर्ल्ड का कोल से होने वाला कार्बन एमिशन कम करने का प्लान है,
लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को समझती है और इसी वजह से कोल मिनिस्ट्री ने कई ऐसे डाइवर्सिफिकेशन प्लान किए हैं जिससे कार्बन एमिशन मिनिमम हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर वेपर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर जनरेशन। लेकिन इन सब बिजनेस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी ये समझना जरूरी है कि एनर्जी क्राइसिस और उसके चलते आया कोल शॉर्टेज कोल इंडिया के अलावा और कौन सी कंपनीज के बिजनेस और शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है। एनर्जी क्राइसिस और उसके इम्पैक्ट को हम आने वाले कुछ वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस को अप्रिशिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो उसका रीज़न कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।